नमस्ते छात्रों। आज के अपने अध्यापन का विषय है भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान द्वारा कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया है। पिछले व्याख्यान में हमने विस्तार से राष्ट्रपति के संगठन का अध्ययन किया। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी, संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते उसे कई तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण कार्यपालक शक्ति, व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होने के कारण व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, एवं वैदेशिक दृष्टि से देश का प्रमुख होने के कारण वैदेशिक शक्तियाँ। तो हम राष्ट्रपति की कई तरह की शक्तियों का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों का हम अध्ययन दो भागों में बांटकर कर सकते हैं। पहला सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरा संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों से तात्पर्य यह है कि जब देश में संकट की स्थिति ना हो, स्थिति सामान्य हो, शांतिकालीन हो, उस समय राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है उन्हें सामान्यकालीन शक्तियाँ कहा जाता है। सामान्यकालीन शक्तियों की बात करें तो सबसे पहली शक्ति का राष्ट्रपति की है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 53 बतलाता है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के कारण और कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण वो कार्यपालिका से संबंधित विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है या कार्य करता है। जैसे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आम चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाए, बहुमत दल के नेता को बुलाकर प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट स्तर के मंत्री जो कि अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा उप मंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह और सिफारिश से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। एक दलीय सरकार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गठबंधन सरकारों में प्रधान राष्ट्रपति की इस शक्ति का विस्तार हुआ और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं विवेक के आधार पर करने लगा। क्योंकि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को आमंत्रित कर शपथ दिला देता है। लेकिन जब किसी दल को आम चुनाव के बाद बहुमत ना प्राप्त हो, उस समय राष्ट्रपति स्वविवेक से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। या तो राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि संबंधित दल या सबसे बड़ा जो दल है वो सरकार बना सकता है, बहुमत सिद्ध कर सकता है, तो राष्ट्रपति उसे आमंत्रित कर सकता है। या फिर राष्ट्रपति लोकसभा के जो एमएलए हैं उनकी परेड करा ले कि जो दल सरकार बनाने में सक्षम या बना सकता है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर दे और राष्ट्रपति को विश्वास दिला दे कि बहुमत उनके पास है। या वो सूची के माध्यम से राष्ट्रपति को आश्वस्त कर दे कि उनके पास बहुमत है। तो राष्ट्रपति उस स्थिति में स्वविवेक का प्रयोग कर प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति का है मंत्रिपरिषद में नियुक्त मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना। राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण काम है कि जब मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिला दी जाती है तो उसके बाद विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति करता है। तीसरी महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की कि केंद्र शासित व कबालाई क्षेत्रों का प्रशासन। केंद्र शासित जो प्रदेश है और जो कबालाई जो प्रदेश है
उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा ही या राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपराज्यपाल या प्रशासक या कबलाई क्षेत्रों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है और उसके आधार पर वो उन क्षेत्रों का शासन संचालन करता है। कार्यपालन संबंधी शक्तियों में एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल के निर्णयों को जानने का अधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं उनको जान सकता है, सूचना मंगवा सकता है। राज्य सरकारों को निर्देशित करना। राष्ट्रपति संपूर्ण भारत का प्रधान है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रमुख है। इस कारण वो राज्यों से सूचना प्राप्त कर सकता है, राज्यों को निर्देशित कर सकता है और राज्यों को केंद्र के जो आदेश है उनको मानने के लिए विवश कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, जैसे नियंत्रक, लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, संघ लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, विभिन्न जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है कि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के कारण युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। इसलिए युद्ध की घोषणा करना, युद्ध को विराम देना या फिर ये निर्णय लेना देश हित में, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित, वो समस्त राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय या वैदेशिक दृष्टि से उसे अन्य देशों के राजदूतों को स्वीकार करना, उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना और भारत के राजदूतों को विभिन्न देशों के अंदर नियुक्त करना, ये समस्त कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के जो राजदूत अन्य देशों में हैं उन्हें नियुक्त करना और वापस बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति सामान्य काल में कार्यपालिका या कार्यपालन संबंधी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों की बात करें तो हम देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 79 बतलाता है कि भारतीय व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के से मिलकर बने होंगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है और व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होने के कारण उसे कई तरह की शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे संसद के सत्र को आहूत करना, उसका सत्रवासन करना या भंग करना, संसद की कार्रवाइयों को या संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार या उसे स्थगित करने का अधिकार, भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति सत्र को आहूत कर सकता है और दोनों सदनों की जब आम चुनाव के बाद जब प्रथम बैठक होती है तो उस समय राष्ट्रपति सरकार की नीतियों का से संबंधित अपना अभिभाषण संसद में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में संसद के सत्र को आहूत करता है, उनको भंग करता है और एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है कि राष्ट्रपति ही विधानसभा को भंग कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को आहूत करना या संबोधित करना। राष्ट्रपति को यदि लगता है कि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हो गया है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसे संबोधित कर सकता है। भारत में 3 बार ऐसा हुआ है कि जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई, पोटा के संदर्भ में, दहेज निवारण अधिनियम के संदर्भ में और बैंकिंग अधिनियम के संदर्भ में। राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका में व्यवस्थापन संबंधी दृष्टि से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में यदि उससे लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय को
उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है। राष्ट्रपति को बहुत महत्वपूर्ण शक्ति कानूनों से संबंधित शक्ति प्राप्त है कि संसद द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, जब तक राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून का रूप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। लेकिन इस संदर्भ में ये है कि एक बार विधेयक अगर राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए लौटा दे तो उसके बाद व्यवस्थापिका संसद, देश की संसद वापस से पारित उसे कर राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। वित्त विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि 14 दिनों तक ही राष्ट्रपति उसे अपने पास तक रोक सकता है। अगर उसे मंजूरी नहीं दी जाती है तो विधेयक स्वयं पारित मान लिया जाता है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के संदर्भ में है कि राष्ट्रपति उन्हें 6 महीने तक रोक सकता है और उसके बाद उसे अनुमति देना आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश संबंधी शक्ति। जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही हो उस स्थिति के अंदर आवश्यक हो जाए कि देश के लिए या देश की परिस्थिति के अनुसार कानूनों का निर्माण करना जरूरी है और संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि ऐसा आदेश जारी करता है जिसकी मान्यता संसद द्वारा पारित कानूनों के बराबर होती है। लेकिन ये अध्यादेश 6 महीने तक ही वैध होते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें संसद से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होती है, अन्यथा ये स्वयं निरस्त माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को व्यवस्थापन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। और लेकिन साथ ही इसमें राज्य से संबंधित अगर देखें तो कुछ विधेयक जो कर लगाने से संबंधित हैं, राज्यों के पास, राज्य की विधानसभा कानून बनाती है। अगर कुछ राज्य की विधानसभा इस तरह का कानून बना दे जो कर लगाने से संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो, संपत्ति के अर्जन से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, तो ऐसे विधेयकों को राज्य के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होना आवश्यक है। उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही उन विधेयकों को कानून का स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति विभिन्न आयोग जो हैं उनके प्रतिवेदनों को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है। राष्ट्रपति की तीसरी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की ये महत्वपूर्ण शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का जो वित्त है उस पर संपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति का है। देश की जो आकस्मिक निधि है उस आकस्मिक निधि से 1 रुपया भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वार्षिक जो बजट है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसे केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्त के संदर्भ में राष्ट्रपति को यहाँ सीमित शक्तियाँ प्राप्त है क्योंकि वित्त पर नियंत्रण लोकसभा का है। न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो सर्वोच्च न्यायालय या अन्य जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीश और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद ही अपने पद पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत समाधान संबंधी शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जिसे मृत्युदंड प्राप्त है या अन्य दंड प्राप्त है उसे कम कर सकता है या पूर्णतः माफ कर सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है कि मृत्युदंड को क्षमा करने की क्षमादान संबंधी शक्ति राष्ट्रपति के ही पास है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय से संबंधित राष्ट्रपति को न्यायिक दृष्टि से संबंधित राष्ट्रपति को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति सामान्य काल में इन शक्तियों का प्रयोग करता है और देश के शासन संचालन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। धन्यवाद।